प्रिय दोस्तों, हम आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास के एक महान मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक सिगमंड फ्रायड के बारे में बात करेंगे। इसमें हम मन की गहराइयों को जानेंगे। आशा करता हूं कि यह आपको काफी रोचक, आनंददायक और ज्ञानवर्धक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। परिचय और नींव, इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन। स्वयं का परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मेरा नाम मनमोहन चौहान है और मैं मानव मन, ह्यूमन माइंड की खोज करने वाला एक आजीवन विद्यार्थी हूं। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मेरा जुनून है और मेरा मानना है कि आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज हम मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस के जनक सिगमंड फ्रायड की अविश्वसनीय यात्रा पर चर्चा करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया कि हमारा व्यवहार, बिहेवियर कहां से आता है। फ्रायड की अंतर्दृष्टि ने हमें सिखाया कि हमारे कार्य और विचार सिर्फ चेतन, कॉन्शियस नहीं होते, बल्कि उनका एक विशाल हिस्सा अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में छिपा होता है। आइए उनकी मनोवैज्ञानिक क्रांति, साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के सफर को करीब से जानते हैं। जन्म, शिक्षा और वैज्ञानिक आधार, बर्थ, एजुकेशन एंड साइंटिफिक बेसिस। सिगमंड फ्रायड का जन्म 6 मई 1856 को हुआ था। उन्होंने वियना विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से चिकित्सा, मेडिसिन की पढ़ाई की और एक चिकित्सक, डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षित हुए। उनकी शुरुआती रुचि तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी में थी, जहां उन्होंने मस्तिष्क की शारीरिक संरचनाओं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स पर शोध किया। यह कठोर वैज्ञानिक प्रशिक्षण, साइंटिफिक ट्रेनिंग ही वह नींव थी जिस पर उन्होंने बाद में मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस का विशाल महल खड़ा किया। उनके शुरुआती वैज्ञानिक कार्य ने उन्हें तर्क, लॉजिक और जांच, इन्वेस्टिगेशन का महत्व सिखाया। हालांकि जब उन्होंने मानसिक विकारों, मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज शुरू किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि मस्तिष्क के शारीरिक विज्ञान, फिजियोलॉजी से परे भी कुछ है, जो कि मन, माइंड की अदृश्य शक्ति थी। तंत्रिका विज्ञान से मनोविज्ञान की ओर, फ्रॉम न्यूरोलॉजी टू साइकोलॉजी। एक तंत्रिका विज्ञानी, न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हुए फ्रायड का सामना हिस्टीरिया के रोगियों से हुआ, जिनमें शारीरिक लक्षण, फिजिकल सिम्टम्स थे, लेकिन कोई स्पष्ट शारीरिक कारण, फिजिकल काज नहीं था। फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट जीन मार्टिन चारकोट से प्रभावित होकर फ्रायड ने इन लक्षणों के लिए सम्मोहन, हिप्नोसिस का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस अनुभव ने उन्हें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि इन लक्षणों के पीछे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और भावनात्मक, इमोशनल कारण थे। यह वह महत्वपूर्ण मोड़ था जहां फ्रायड ने महसूस किया कि कुछ बीमारियां, इलनेसेस, शरीर से नहीं बल्कि मन की गहराई, डेप्थ ऑफ द माइंड से उत्पन्न होती हैं। इस खोज ने उन्हें एक नई यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। फ्रायड की 3 भूमिकाएं और विरासत। वह मनोवैज्ञानिक क्यों हैं?
वाई इज ही ए साइकोलॉजिस्ट? फ्रायड को एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव मन ह्यूमन माइंड की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने के लिए मौलिक सिद्धांत थ्योरीज दिए। उनके काम ने व्यवहार बिहेवियर को केवल चेतन कॉन्शियस कार्यों के रूप में नहीं देखा, बल्कि यह बताया कि अचेतन इच्छाएं, अनकॉन्शियस डिजायर्स, डर, फियर्स और यादें, मेमोरीज हमारे दैनिक जीवन और व्यक्तित्व पर्सनालिटी को कैसे नियंत्रित करते हैं। उन्होंने मनोविज्ञान को एक नया दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव दिया जो हमें आत्मछल और छिपी हुई प्रेरणाओं मोटिवेशंस को पहचानने के लिए मजबूर करता है। वह मनोविश्लेषक क्यों हैं? वाई इज ही ए साइको एनालिस्ट? उनकी सबसे विशिष्ट भूमिका एक मनोविश्लेषक साइको एनालिस्ट की है। मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक गहन और लंबी चिकित्सा पद्धति थेरेप्यूटिक मेथड है जिसे फ्रायड ने समय विकसित किया। इसका उद्देश्य अचेतन संघर्षों अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को उजागर करना और उन्हें चेतन कॉन्शियस स्तर पर हल करना है। इस पद्धति में बातचीत, टाक और व्याख्या इंटरप्रिटेशन का उपयोग करके रोगी के मनोवैज्ञानिक इतिहास साइकोलॉजिकल हिस्ट्री की गहराई तक जाया जाता है, जिससे मनोवैज्ञानिक राहत साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलती है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फ्रायड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं मेंटल प्रोसेसेस को एक वैज्ञानिक ढांचा साइंटिफिक फ्रेमवर्क प्रदान किया। उनके काम से पहले मन माइंड मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र फिलॉसफी का विषय था। उन्होंने अचेतन अनकॉन्शियस और मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के महत्व पर जोर देकर मनोविज्ञान की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। भले ही उनके सिद्धांतों की आलोचना हुई हो, पर उन्होंने ही मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी और व्यक्तिगत विकास पर्सनल डेवलपमेंट के महत्व को दुनिया को बताया। मन की स्थलाकृति, टोपोग्राफी ऑफ द माइंड, हिमशिला मॉडल, चेतन मन, द आइसबर्ग मॉडल, कॉन्शियस माइंड। फ्रायड ने मानव मन की तुलना एक हिमशिला आइसबर्ग से की। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, हिमशिला का वह छोटा सा हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखाई देता है। इसमें हमारे वे सभी विचार, भावनाएं, इमोशंस और स्मृतियां, मेमोरीज शामिल हैं जिनके बारे में हम किसी भी क्षण जागरूक, अवेयर होते हैं। यह वास्तविकता, रियलिटी से जुड़ा होता है और हमारे तर्कपूर्ण, रैशनल और जागरूक, अवेयर कार्यों को नियंत्रित करता है। लेकिन यह हमारे कुल मन, टोटल माइंड का एक बहुत छोटा हिस्सा है। अर्थ चेतन मन, प्री कॉन्शियस माइंड। अर्थ चेतन मन, प्री कॉन्शियस माइंड हिमशिला का वह हिस्सा है जो पानी की सतह के ठीक नीचे होता है। इसमें वे स्मृतियां, मेमोरीज और ज्ञान, नॉलेज शामिल होते हैं जिन्हें हम वर्तमान में चेतन कॉन्शियस रूप से नहीं सोच रहे हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास से आसानी से याद, इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह चेतन और अचेतन, अनकॉन्शियस मन के बीच एक पुल, ब्रिज के रूप में कार्य करता है।
सूचनाओं को ऊपर नीचे ले जाने में मदद करता है। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड हिमशिला का सबसे बड़ा और सबसे गहरा डीप हिस्सा है जो पानी के नीचे छिपा रहता है। इसमें हमारी अस्वीकार्य इच्छाएं, अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स, दबे हुए आघात, रिप्रेस ट्रॉमा, डर, फियर्स और मूल प्रवृत्तियां, बेसिक इंस्टिंक्ट्स निवास करते हैं। हम इन विचारों या भावनाओं के बारे में जागरूक, अवेयर नहीं होते, लेकिन वे हमारे व्यवहार, बिहेवियर और निर्णयों, डिसीजंस को शक्तिशाली रूप से प्रभावित करते हैं। यह अचेतन मन ही फ्रायड के मनोविश्लेषण का मुख्य फोकस था। उनका मानना था कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ की चाबी इसी छिपी हुई गहराई में है। व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। इड, आनंद का पीछा, द परस्यूट ऑफ प्लेयर। इड व्यक्तित्व का सबसे आदिम, प्रिमिटिव, जन्मजात, इन्नेट और पूरी तरह से अचेतन, अनकॉन्शियस हिस्सा है। यह सुख सिद्धांत, प्लेयर प्रिंसिपल पर कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह सामाजिक वास्तविकता, रियलिटी की परवाह किए बिना तत्काल संतुष्टि, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। भूख, हंगर, यौन इच्छा, सेक्सुअल डिजायर और आक्रामकता, एग्रेशन जैसे जैविक चालक इसी में शामिल हैं। यह हमारे भीतर का जंगली, अव्यवस्थित, वाइल्ड, अनरूली बल है। यह तर्क, लॉजिक को नहीं समझता, यह बस अपनी इच्छाएं पूरी करना जानता है। अहम, ईगो, वास्तविकता का संतुलन, बैलेंसिंग रियलिटी। अहम ईगो वह हिस्सा है जो वास्तविकता सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। यह इड की अतृप्त इच्छाओं और बाहरी दुनिया, एक्सटर्नल वर्ल्ड की सीमाओं के बीच संतुलन, बैलेंस बनाने का प्रयास करता है। यह तर्क, रीजन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि इच्छाएं सुरक्षित, सेफ और उपयुक्त, एप्रोप्रिएट तरीके से पूरी हों। अहम हमारे व्यक्तित्व का मध्यस्थ, मीडिएटर या कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव है। इसका काम इड को तब तक नियंत्रण, कंट्रोल में रखना है जब तक कि वास्तविकता में इच्छा पूरी करने का सही समय ना आ जाए। पराहम, सुपर ईगो, नैतिकता और अंतरात्मा, मोरालिटी एंड कॉन्शियस। पराहम, सुपर ईगो व्यक्तित्व का नैतिक, मोरल और आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक हिस्सा है। यह माता पिता, पेरेंट्स, समाज, सोसाइटी और संस्कृति, कल्चर से सीखे गए सही, राइट और गलत, रॉन्ग के सभी मूल्यों, वैल्यूज को आत्मसात करता है। इसमें दो उपभाग होते हैं। अंतरात्मा, कॉन्शियस, जो गलत काम करने पर हमें दंड, पुनिशमेंट, अपराध बोध देती है, और आदर्श अहम, ईगो आइडियल, जो पूर्णता, परफेक्शन के लिए प्रेरित करता है। पराहम, सुपर ईगो, हमें नैतिक रूप से मोरली व्यवहार करने के लिए दबाव डालता है। इड के अनैतिक, इमोरल आवेगों को दबाता है, और अहम
ईगो को आदर्श आइडियल लक्ष्यों की ओर खींचता है। मनोलैंगिक विकास, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। मनोलैंगिक सिद्धांत, दी साइकोसेक्सुअल थ्योरी। फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी बताता है कि व्यक्तित्व का विकास बचपन चाइल्डहुड में 5 क्रमिक चरणों के माध्यम से होता है। उनका मानना था कि इन चरणों के दौरान कामेच्छा ऊर्जा, लिबिडो एनर्जी, शरीर के विभिन्न इंद्रिय सुख, सेंसरी प्लेयर केंद्रों पर केंद्रित होती है। जिस तरह से प्रत्येक चरण की चुनौतियों, चैलेंजेस को हल किया जाता है, वह हमारे वयस्क व्यक्तित्व, अडल्ट पर्सनालिटी को आकार देता है। यदि कोई संघर्ष अनसुलझा रह जाता है तो यह स्थिरीकरण, फिक्सेशन का कारण बन सकता है। चरण, प्रारंभिक फोकस के क्षेत्र, स्टेजेस, इनिशियल फोकस एरियाज। मनोलैंगिक विकास में 5 चरण शामिल हैं। मौखिक अवस्था, ओरल स्टेज। नियंत्रण अवस्था, कंट्रोल स्टेज। पहचान अवस्था, आइडेंटिटी स्टेज। सुप्तावस्था, लेटेंसी स्टेज। और यौवन अवस्था, जेनाइटल स्टेज। फ्रायड के अनुसार इन प्रारंभिक चरणों, इनिशियल स्टेजेस में कामेच्छा ऊर्जा, लिबिडो एनर्जी क्रमशः मुख क्षेत्र, माउथ एरिया, उत्सर्जन नियंत्रण, एक्सक्रेशन कंट्रोल और लिंग संबंधी पहचान, जेंडर रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन के अनुभवों पर केंद्रित होती है। यह ऊर्जा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बाल्यावस्था से ही हमारे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और व्यवहार, बिहेवियर की नींव रखता है। ये चरण दिखाते हैं कि कैसे बच्चे के शारीरिक सुख, फिजिकल प्लेयर और आवश्यकताओं, नीड्स का प्रबंधन उनके संवेगों, इमोशंस और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, साइकोलॉजिकल हेल्थ पर स्थायी प्रभाव डालता है। मनोविश्लेषण इन अविकसित अनुभवों, अनडेवलप्ड एक्सपीरियंसेस को समझने में मदद करता है। ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। पहचान अवस्था, आइडेंटिटी स्टेज के दौरान फ्रायड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में की अवधारणाएं पेश की। ये जटिल कॉम्प्लेक्स अवस्थाएं विपरीत लिंग के माता पिता के प्रति अचेतन आकर्षण, अनकॉन्शियस अट्रैक्शन और समान लिंग के माता पिता के प्रति प्रतिस्पर्धा, रेवलरी की भावना लाती हैं। इन जटिलताओं, कॉम्प्लेक्सेस को हल करने से ही बच्चा सामाजिक लिंग की भूमिका, सोशल जेंडर रोल सीखता है और पराहम, सुपर ईगो का विकास शुरू होता है। मूल प्रवृत्तियां और चिंता, इंस्टिंक्ट्स एंड एंग्जाइटी। इरोज जीवन शक्ति, इरोज द लाइफ फोर्स। फ्रायड ने सभी मानव प्रेरणाओं, ह्यूमन मोटिवेशंस को 2 मूल प्रवृत्तियों, बेसिक इंस्टिंक्ट्स में विभाजित किया। पहली है इरोज या जीवन मूल प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट। यह रचनात्मक ऊर्जा है जो सभी प्रकार के सुख, प्लेयर, प्यार, लव, देखभाल, नर्चरिंग और आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन के कार्यों को चलाती है। कामेच्छा, लिबिडो, जो मानसिक ऊर्जा है, इसी इरोज का हिस्सा है। इरोज वह मूलभूत शक्ति है जो हमें जीवित रहने, जुड़ने, कनेक्ट और बढ़ने
ग्रो के लिए प्रेरित करती है। थैनाटोस विनाशक बल, थैनाटोस द डिस्ट्रक्टिव फोर्स। दूसरी मूल प्रवृत्ति है थैनाटोस या मृत्यु मूल प्रवृत्ति, डेथ इंस्टिंक्ट। यह विनाश, आक्रामकता, एग्रेशन और आत्मविनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती है। फ्रायड का मानना था कि हर जीव में एक अचेतन अनकॉन्शियस इच्छा होती है कि वह निष्क्रियता, इनएक्टिविटी की स्थिति में लौट जाए। मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर को इरोस और थैनाटोस के बीच निरंतर संघर्ष, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखा जा सकता है, जो चिंता, एंग्जाइटी और तनाव, टेंशन को जन्म देता है। चिंता खतरे की घंटी, एंग्जाइटी द वार्निंग बेल। फ्रायड ने चिंता, एंग्जाइटी को अहम ईगो के लिए एक खतरे की चेतावनी, वार्निंग सिग्नल के रूप में देखा। इड, अहम ईगो और पराहम, सुपर ईगो के बीच जब मांगे असंतुलित हो जाती हैं तो चिंता उत्पन्न होती है। उन्होंने वास्तविक चिंता, रियलिटी एंग्जाइटी, तंत्रिका चिंता, न्यूरोटिक एंग्जाइटी, इड से डर और नैतिक चिंता, मोरल एंग्जाइटी, पराहम, सुपर ईगो से अपराध बोध का वर्णन किया। यह चिंता का अनुभव ही अहम ईगो को रक्षा तंत्रों, डिफेंस मैकेनिज्म्स का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि तनाव को कम किया जा सके और मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस बनाए रखा जा सके। रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म्स। रक्षा तंत्र की भूमिका, द रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स। रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म्स अहम ईगो द्वारा उपयोग की जाने वाली अचेतन रणनीतियां, अनकॉन्शियस स्ट्रेटेजीज हैं। इनका उद्देश्य चिंता, एंग्जाइटी को कम करना है, जो इड की अस्वीकार्य इच्छाओं या पराहम, सुपर ईगो की नैतिक मांगों से उत्पन्न होती है। वे वास्तविकता, रियलिटी को कुछ हद तक विकृत, डिस्टॉर्ट करते हैं, ताकि हम आंतरिक संघर्षों का सामना कर सकें। हम सभी रक्षा तंत्रों का उपयोग करते हैं, लेकिन जब वे अत्यधिक एक्सेसिवली उपयोग किए जाते हैं तो वे मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। दमन, रिप्रेशन। दमन, रिप्रेशन सबसे मौलिक और शक्तिशाली रक्षा तंत्र है। यह एक अचेतन प्रक्रिया, अनकॉन्शियस प्रोसेस है, जिसके द्वारा दर्दनाक यादों, पेनफुल मेमोरीज, अस्वीकार्य विचारों, अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और डर, फियर्स को जबरन अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड में धकेल दिया जाता है। फ्रायड के अनुसार यह दमन ही कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मूल कारण है। दमित विचार पूरी तरह से गायब, वैनिश्ड नहीं होते। वे मनोवैज्ञानिक लक्षणों, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे फ्राइडियन स्लिप्स या स्वप्नों, ड्रीम्स के रूप में बाहर आते रहते हैं। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन में व्यक्ति अपनी अवांछनीय इच्छाओं, अनडिजायरेबल डिजायर्स या कमियों, शॉर्टकमिंग्स को दूसरों पर आरोपित एट्रीब्यूट्स करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति क्रोधित, एंग्री है, तो वह मानता है कि दूसरा व्यक्ति उससे नफरत, हेट करता है। यह अहम ईगो को
अपराध बोध, गिल्ट और अपनी कमियों, फ्लॉज को स्वीकार करने के तनाव से बचाता है। प्रक्षेपण अहम, ईगो को अपने अपराध बोध, गिल्ट से बचाता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करने की बजाय उन्हें बाहरी दुनिया, एक्सटर्नल वर्ल्ड में देखता है। उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। उदात्तीकरण, सब्लिमेशन एक सकारात्मक, पॉजिटिव और परिपक्व, मैच्योर रक्षा तंत्र है। इसमें अस्वीकार्य आवेगों, अनअक्सेप्टेबल इम्पल्सिस या ऊर्जाओं जैसे आक्रामकता या यौन इच्छा को सामाजिक रूप से स्वीकार्य, सोशली एक्सेप्टेबल और रचनात्मक कार्यों, क्रिएटिव वर्क्स में बदल दिया जाता है। फ्रायड के अनुसार उदात्तीकरण, सब्लिमेशन ही सभ्यता, सिविलाइजेशन और कला, आर्ट का मूल कारण है, क्योंकि यह हमारी जंगली ऊर्जाओं, वाइल्ड एनर्जीज को उत्पादक, प्रोडक्टिव तरीके से उपयोग करने की अनुमति देता है। मनोविश्लेषण की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ साइको एनालिसिस। सम्मोहन से दूरी क्यों? वाई डिस्टेंस फ्रॉम हिप्नोसिस। अपने कैरियर की शुरुआत में फ्रायड ने हिस्टीरिया के उपचार के लिए सम्मोहन, हिप्नोसिस का प्रयोग किया, लेकिन जल्द ही उन्हें इसकी सीमाओं का एहसास हुआ। उन्होंने पाया कि सभी रोगी सम्मोहित नहीं हो पाते थे और सम्मोहन, हिप्नोसिस द्वारा प्राप्त उपचार, क्योर, अस्थायी, टेम्पररी होता था। रोगी अक्सर चिकित्सक, थेरेपिस्ट पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते थे। इन कारणों से फ्रायड ने सम्मोहन, हिप्नोसिस को त्याग दिया और एक अधिक विश्वसनीय, रिलायबल तरीका खोजा जिसमें रोगी अपने विचारों को पूरी जागरूकता, अवेयरनेस के साथ व्यक्त करे, जिसे मुक्त सहचर्य, फ्री एसोसिएशन कहा गया। मुक्त सहचर्य, फ्री एसोसिएशन। मुक्त सहचर्य, फ्री एसोसिएशन मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस की आधारशिला है। इस तकनीक में रोगी को बिना किसी रोक टोक, रिस्ट्रिक्शन या सेंसरशिप के अपने मन में आने वाली हर बात को कहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फ्रायड ने पाया कि इस सहज प्रवाह, स्पॉन्टेनियस फ्लो के माध्यम से अचेतन संघर्ष, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स और दबी हुई सामग्री, रिप्रेस्ड मटेरियल सतह पर आ जाती है। यह तकनीक अचेतन मन के दरवाजे खोलती है, क्योंकि रोगी के चेतन नियंत्रण, कॉन्शियस कंट्रोल ढीले पड़ जाते हैं, जिससे चिकित्सक छिपी हुई कड़ियों, हिडन लिंक्स की व्याख्या कर सकता है। स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। फ्रायड ने स्वप्न, ड्रीम्स को अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का राजमार्ग, रॉयल रोड कहा। उनका मानना था कि सपने हमारी अतृप्त इच्छाओं, अनफुलफिल्ड विशेस की प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक पूर्ति है। स्वप्न विश्लेषण में मनोविश्लेषक सपने के प्रत्यक्ष विषय वस्तु, मैनिफेस्ट कंटेंट, याद किए गए दृश्य से उसकी वास्तविक छिपी हुई इच्छाओं, हिडन विशेस वाली अप्रकट विषय वस्तु, लेटेंट कंटेंट की व्याख्या करता है। सपनों में प्रतीकों, सिंबल्स का अध्ययन करके फ्रायड रोगी के अचेतन, अनकॉन्शियस में चल रहे संघर्षों को समझ पाते थे। स्थानांतरण,
ट्रांसफरेंस, स्थानांतरण, ट्रांसफरेंस एक मनोविश्लेषणात्मक घटना, साइको एनालिटिक फिनोमेना है जहां रोगी अपने अतीत के महत्वपूर्ण लोगों जैसे माता पिता के प्रति अपनी अचेतन भावनाएं, अनकॉन्शियस फीलिंग्स और इच्छाएं, डिजायर्स चिकित्सक पर स्थानांतरित, ट्रांसफर्स कर देता है। रोगी की चिकित्सक को उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखने लगता है जिसके साथ उसके अनसुलझे संघर्ष, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स थे। फ्रायड के लिए स्थानांतरण अतीत के संघर्षों, पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को वर्तमान, प्रेजेंट में लाकर उन्हें मनोविश्लेषक, साइको एनालिस्ट की मदद से हल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। फ्रायड एंड जुंग, कार्ल गुस्ताव जुंग से संबंध, रिलेशनशिप विद कार्ल गुस्ताव जुंग। कार्ल गुस्ताव जुंग एक स्विस मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट, फ्रायड के सबसे प्रतिभाशाली और प्रिय शिष्यों, डिसाइपल्स में से एक थे। फ्रायड ने उन्हें मनोविश्लेषण आंदोलन, साइको एनालिटिक मूवमेंट के उत्तराधिकारी, सक्सेसर के रूप में देखा। दोनों ने लगभग 6 साल तक गहन सहयोग, इंटेंस कोलैबोरेशन किया, जिससे मनोविश्लेषण दुनिया भर में फैला। हालांकि उनके संबंध बेहद गहरे, डीप थे, लेकिन वैचारिक मतभेदों, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, विशेष रूप से कामेच्छा, लिबिडो की प्रकृति और अचेतन, अनकॉन्शियस की संरचना पर के कारण 1913 में उनका विच्छेद, ब्रेकअप हो गया। जुंग का कार्य सामूहिक अचेतन, जुंग्स वर्क कलेक्टिव अनकॉन्शियस। जुंग ने फ्रायड के व्यक्तिगत अचेतन, पर्सनल अनकॉन्शियस से परे जाकर सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की अवधारणा विकसित की। सामूहिक अचेतन में सभी मनुष्यों के साझा, जन्मजात, इन्नेट आदि प्रारूप, आर्किटाइप्स जैसे मां, नायक, छाया शामिल होते हैं। ये आदि प्रारूप दुनिया भर की कथाओं, मिथ्स, धर्मों, रिलीजन्स और कला, आर्ट में दिखाई देते हैं। जुंग के काम ने अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और संस्कृति, कल्चर को मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में शामिल किया, जिससे विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, एनालिटिकल साइकोलॉजी नामक एक नई शाखा का जन्म हुआ। विरासत, आलोचना और निष्कर्ष, लीगेसी, क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन। आलोचनाएं और प्रभाव, क्रिटिसिज्म्स एंड इन्फ्लुएंस। फ्रायड के सिद्धांतों की आलोचना मुख्य रूप से इस आधार पर होती है कि वे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हैं, क्योंकि वे मुख्य रूप से कुछ केस स्टडीज और व्यक्तिगत व्याख्याओं, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस पर आधारित थे, ना कि कठोर प्रयोगशाला प्रयोगों पर। उनके सिद्धांतों को अत्यधिक यौन केंद्रित, ओवरली सेक्स सेंट्रिक भी माना गया। इन आलोचनाओं के बावजूद फ्रायड ने मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, कला, आर्ट, साहित्य, लिटरेचर और संस्कृति, कल्चर पर गहरा प्रभाव, इन्फ्लुएंस डाला। उन्होंने ही हमें
मनोचिकित्सा साइकोथेरेपी के बारे में सोचने का तरीका दिया। निष्कर्ष, महान विरासत, कंक्लूजन, द ग्रेट लीगेसी। एक तंत्रिका विज्ञानी, न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में प्रशिक्षित होने के बावजूद सिगमंड फ्रायड ने मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के क्षेत्र को अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, व्यक्तित्व संरचना, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर और बातचीत चिकित्सा, टॉक थेरेपी जैसी अवधारणाओं से समृद्ध किया। यही कारण है कि उन्हें मनोविश्लेषक, साइको एनालिस्ट, मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। उनकी विरासत सदियों, सेंचुरीज तक मानव मन के अध्ययन को प्रेरित करती रहेगी। फ्रायड की अमर अंतर्दृष्टि, इमोर्टल इंसाइट्स ने हमें स्वयं को और हमारे समाज, सोसाइटी को एक नए गहरे स्तर, डीपर लेवल पर समझने का साहस दिया।